नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पल्लवी राघव जी की एक बहुत ही सुंदर रचना अतीत की परछाई लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अतीत की परछाई। हेलो निधि। निधि, आज तुम रोहन को स्कूल से ले आना प्लीज़। मुझे अचानक किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना है। पता नहीं ये स्कूल वाले वार्षिक उत्सव की तैयारी स्कूल के निर्धारित समय के बाद क्यों रखते हैं। स्कूल की बस तो समय से निकल जाती है और मुझे दफ्तर छोड़कर उसे लेने जाना पड़ता है, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल नहीं निकल सकता। निधि, आज किसी भी तरह तुम चली जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दफ्तर स्कूल से काफ़ी दूर है, लेकिन मेरा भी किसी हाल में निकल पाना आज संभव नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। क्या नीलेश, मैं रोहन के स्कूल से कितनी दूर हूँ? मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाऊँगी और तुम मुझे अभी बता रहे हो। नीलेश, रोहन मात्र 6 साल का बच्चा है। यदि हम दोनों में से कोई वक्त पर नहीं पहुँचा तो वह घबरा जाएगा। तुम किसी भी तरह स्कूल पहुँच जाओ। मैं अभी निकलूँगी भी ना तो स्कूल पहुँचने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे और छुट्टी 1 ही घंटे में होने वाली है। नीलेश को निधि पर बहुत क्रोध आया। यह सच था कि रोहन का स्कूल नीलेश के दफ्तर के नज़दीक था, परंतु प्रतिदिन दफ्तर से यूँ निकल जाना उसके लिए भी आसान नहीं था। नीलेश को सच में बहुत ज़रूरी काम था। निधि की इस बात से वह बहुत क्रोधित हो गया। निधि, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। सच में एक ज़रूरी काम आन पड़ा है। निधि, तुम तो रोहन की माँ हो ना? क्या तुम्हारा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? अभी वह कितना छोटा है, उसे तुम्हारी अधिक ज़रूरत है। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि अभी हमारी प्राथमिकता रोहन है। मेरी इतनी आय तो है ही कि हम तीनों आराम से रह सकें, लेकिन ये नौकरी का भूत तुम्हारे सिर से कौन हटाए। सुबह 8 बजे जो जाती हो तो रात को 8 बजे आती हो। पता है रोहन तुम्हें कितना मिस करता है। खैर, मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों समझा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं से पहले कोई नहीं। तुम आराम से दफ्तर में ध्यान लगाकर काम करो ताकि कोई सहकर्मी तुमसे आगे ना निकल जाए। मैं रोहन को लेकर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर नीलेश ने फ़ोन पटक दिया। निधि के हृदय में क्रोध, दुख, आत्मग्लानि और पछतावे की मिश्रित भावनाएं उथल पुथल मचाने लगी। निधि को लगा जैसे फ़ोन पटककर नीलेश ने उसे जोर का तमाचा मारा हो, जिसकी गूंज ने उसके तन मन को झकझोर कर रख दिया था। रोहन को छोड़कर जाना उसके लिए भी आसान नहीं था। हर माँ की तमन्ना होती है कि वह अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, उनकी बातें सुने, उसे अपनी बातें सुनाए। नीलेश ने कितनी आसानी से उसके मातृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। आखिर रात दिन की कड़ी परिश्रम के बाद भी क्या पाया उसने? किसके लिए वह इतना परिश्रम करती है? भगवान न करे कहीं रोहन के साथ वही घटना घट जाए जिसने कभी उसके बचपन को तबाह कर दिया था। तब क्या करेगी वह? कैसे करेगी अपने बच्चे का पालन पोषण? और यह बात दिमाग में आते ही उसे अपने अतीत की वह भयानक घटना याद आ गई। उसी भयानक दृश्य का हृदय विदारक चित्रण उसके मानस पलट पर दिखने लगा। कितनी खुश थी वह जब उसके पापा ने उसकी 10वीं सालगिरह पर शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया था। निधि और उसकी माँ ने जमकर ठंडे कपड़े बैग में भर लिए थे। चहकती हुई वह अपने दोस्तों को बता रही थी कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। पर पिता का साया अधिक समय तक उसके सिर पर नहीं रहा। हाईवे पर उनकी गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें निधि के माता पिता बुरी तरह जख्मी हो गए। निधि चूंकि पीछे बैठी थी, इसीलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। खून से लथपथ
अपने माता पिता के शरीर की तस्वीर उसे आज भी सहमा जाती है। आनन फानन में उन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ ही समय बाद निधि के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए, परंतु अधिक खून बह जाने के कारण निधि के पिता ने सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। जिस वक्त पिताजी ने आंखें मूंदी, निधि उनके समीप ही बैठी थी। यह क्या हो गया उसके साथ? जख्मी माँ और मृत पिता। निधि जोरों से चीखी थी और ठीक ऐसी ही चीख आज भी निकल पड़ी जब सालों बाद नीलेश के कर्कश बोल और उसके मातृत्व पर की गई तीखी टिप्पणी से वो घटना फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। निधि की चीख के साथ ही दफ्तर के कर्मचारी निधि की तरफ दौड़े। निधि को कुर्सी पर बिठाकर उसे ठंडा पानी पिलाया। बॉस ने निधि की मित्र और सहकर्मी अंजलि को उसे घर छोड़ने को कहा। अंजलि ने अपनी गाड़ी से निधि को घर पहुंचाया। पूरे रास्ते निधि यही सोचती रही कि कैसे उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां का संघर्ष शुरू हुआ। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो वे थी नहीं, अतः उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। हालांकि वो बहुत स्वाभिमानी स्त्री थी। कुछ दिनों तक तो वे निधि के ताऊजी के घर रुके, परंतु जल्दी ही निधि की माँ यह समझ गई कि अब उनका जीवन इतना आसान नहीं है। वह किसी की दया की पात्र और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। निधि के नाना जी और नानी माँ की मदद से जल्द ही उन्होंने अपना टिफ़िन का व्यवसाय शुरू कर दिया, अलग घर लिया, परंतु यह सब इतना आसान नहीं था। कई बार उसने अपनी माँ को हिम्मत हारते भी देखा था, परंतु फिर वह अपनी फूल सी बच्ची निधि को देखकर फिर से हौसला बना लेती और इसी अनहोनी का डर निधि के मन में घर करता गया। उसे पता था कि नीलेश रोहन से कितना स्नेह रखते हैं और उनका यह कहना कि रोहन मेरी प्राथमिकता है वह गलत भी नहीं है, पर वो नीलेश को कैसे समझाएं कि यदि भगवान न करे उसे कभी कुछ हो गया और वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रही, तब रोहन का क्या होगा? यदि वह नौकरी छोड़ देगी तो वही असुरक्षा की भावना फिर उसे चैन से जीने नहीं देगी। किसी अनहोनी की परिस्थिति में यदि नियमित आय नहीं हो, तब इंसान कितना असुरक्षित महसूस करता है। साथ ही उसकी माँ की कही बातें उसे बार बार याद आती। निधि बेटा, सदैव अपने पैरों पर खड़ी रहना, इससे तुम में आत्मविश्वास पैदा होगा और तुम सुरक्षित महसूस करोगी। निधि अभी गहरी सोच में डूबी थी कि तभी अंजलि ने उसे जगाया। निधि, तुम्हारा घर आ गया है। क्या तुम यहाँ से खुद चली जाओगी या मैं अंदर तक छोड़ दूँ? निधि की तंद्रा भंग हुई तो उसने कहा, धन्यवाद अंजलि, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी। तुम ठीक तो हो ना निधि? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं। कभी कभी इंसान को खुद से बातें करने का दिल करता है। मैं तुमसे कल बात करती हूँ, अभी तुम आराम करो। दफ्तर की कोई चिंता मत करना, मैं अब निकलती हूँ। निधि ने उसे बाय किया और लिफ्ट का बटन दबाया। निधि का फ्लैट 10वीं मंजिल पर था। निधि ने दरवाजे से नीलेश और रोहन के हंसने की आवाज़ सुनी। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। रोहन उसे देखते ही आकर लिपट गया। नीलेश ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। रोहन ने कहा, आज मम्मी और पापा इतनी जल्दी घर पर? आज तो मज़ा आ जाएगा। मम्मी पापा, आप ऐसे ही जल्दी घर आया करो ना। आप लोग कितना लेट आते हैं। और मम्मी, आप तो पापा से भी लेट आती हैं। मैं आपको कितना मिस करता हूँ। निधि ने नीलेश की तरफ देखा और फिर रोहन से कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज अंजलि आंटी ने मुझे गाड़ी से नीचे तक छोड़ दिया। मैं थोड़ा आराम करती हूँ, फिर मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी। नीलेश ने निधि को थका सा देखा तो उसे यह भांपने में देर नहीं लगी कि निधि की भावनाओं को
उसकी कठोर बातों से बहुत गहरी चोट पहुंची है। वह अपनी कही बात पर पछताने लगा। निधि से वह बहुत प्रेम करता था, परंतु निधि का रोहन को छोड़कर नौकरी करना उसे कतई पसंद नहीं था और आए दिन इसी बात पर दोनों में कहासुनी होती ही रहती थी। परंतु आज निधि को यूं दुखी देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दफ्तर फ़ोन लगाकर यह सूचित किया कि वह आज नहीं आ सकता। फिर वह 2 कप गर्म चाय लेकर निधि के पास गया। उसने देखा कि निधि की आंखों से अविरल अश्रुधारा बही जा रही है। यह देख नीलेश ने महसूस किया कि उसने आज बहुत ज़्यादा कह दिया। शायद क्रोध में कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। परंतु मुंह से निकले शब्द क्या कभी वापस आ सकते हैं? नीलेश ने निधि का हाथ अपने हाथों में लिया तो निधि फूट फूट कर रो पड़ी। नीलेश ने उससे कहा, मुझे माफ़ कर देना निधि, आज मैं तुमसे बहुत कुछ कह गया। पता नहीं मुझे कभी क्या हो जाता है। सच मानो तुम्हारा दिल दुखाकर मैं भी कभी खुश नहीं रह सकता। परंतु रोहन को लेकर मैं थोड़ा संवेदनशील हो जाता हूँ। निधि, तुम्हें पता है मेरी मम्मी भी मुझे दादी के पास छोड़कर नौकरी पर जाती थी। जहाँ तक मेरे बचपन की यादें जाती है, मैं केवल अपनी दादी को ही पाता हूँ। माँ पापा के पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं रहा। तरस जाता था मैं उनके साथ के लिए, बहुत रोता था। तब दादी ने मुझे सहारा दिया, परंतु जल्द ही वह साया भी मेरे सिर से उठ गया। उस वक्त मैं मात्र 10 वर्ष का था। मैं दादी की मौत के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया। इस वजह से एक छत के नीचे रहते हुए भी मैं माँ पापा से दूर होता चला गया। जब बड़ा हुआ तो उन्होंने यह दूरी मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह कभी हो नहीं पाया। और फिर एक दिन ट्रेन एक्सीडेंट में वे दोनों चल बसे। निधि, जिस अकेलापन से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे के साथ भी वही हो। मेरे पास तो फिर भी मेरी दादी थी, लेकिन रोहन के न तो दादा दादी हैं और न ही नाना नानी। बस यही डर मुझ पर इतना हावी हो गया है कि मैं तुमसे कुछ भी कह गया। निधि, मैं तुम्हारी नौकरी के खिलाफ कतई नहीं हूँ, परंतु मुझे रोहन की चिंता है। मैं अपनी नौकरी छोड़ देता यदि तुम्हारी आय इतनी होती कि हमारा घर आराम से चल पाए, साथ ही हम अपने नए मकान की किस्तें भी दे पाए। परंतु ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। निधि ने नीलेश की तरफ देखा। वह जानती थी कि नीलेश रोहन से और उससे कितना प्यार करता है और यह डर उसके अतीत की परछाई है। ठीक ऐसा ही डर उसके मन में भी तो है, जिसमें पिता की अचानक हुई मृत्यु के बाद अपनी माँ का संघर्ष है। और यही डर उसे अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए प्रेरित करता है। आखिर संतुलन कैसे बनाया जाए? उसने नीलेश से आज अपने मन की सारी बातें बताई। नीलेश और निधि ने एक दूसरे से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। फिर दोनों एक निष्कर्ष पर पहुँचे। बच्चे की सही ढंग से परवरिश भी उतनी ही जरूरी थी जितनी निधि और नीलेश का अपने अपने पैरों पर खड़ा रहना, अपने वर्तमान के साथ भविष्य को सुरक्षित करना। फिर निधि ने कम वेतन पर घर के नज़दीक ही नौकरी कर ली। अब वेतन कम था, परंतु परिवार के साथ वक्त बिताने का उसके पास समय अधिक था। अब निधि 6 बजे तक घर आ जाती थी और सुबह भी लेट से दफ्तर जाती। तब तक रोहन स्कूल जा चुका होता। नीलेश भी सवेरे उठकर निधि के साथ टहलने जाता। फिर दोनों साथ में चाय पीते और मिलजुल कर खाना बनाते। नीलेश निधि की पूरी मदद करता। इस तरह वे दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगे। रोहन अब बहुत खुश रहने लगा। तीनों शनिवार और रविवार की शाम रोहन को लेकर कहीं न कहीं घूमने निकल जाते। नीलेश और निधि ने अपनी अपनी समस्या का समाधान खुलकर एक दूसरे से बात करके निकाल लिया।
एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा, सही मायने में एक दूसरे के पूरक बने। जहाँ रिश्तों में दरार आने ही वाली थी, वहीं दोनों ने आपसी सूझबूझ से अपने रिश्ते को और मजबूत बना दिया। तो कैसी लगी पल्लवी राघव जी की सुंदर सी रचना अतीत की परछाई? कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।